हेलो एवरीवन, दिस इज मानस देन। वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं कंटेंट मैनेजमेंट पे एक वीडियो सीरीज बना रहा था, बट बीच में वो वीडियो सीरीज पॉज हो गया था एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करूं। वो एक ऐसा वीडियो सीरीज था जिसमें ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट दैट वाज नॉट द रीज़न व्हाई आई स्टॉप्ड मेकिंग दैट वीडियो सीरीज। द रीज़न फॉर स्टॉपिंग दैट वीडियो सीरीज वाज दैट कि अचानक से मेरे पास बहुत सारा काम आ गया ऑफिस में एंड आई हैड टू डील विद अ लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन केसेस. And arbitration is something which itself is a tough topic, and for me it's a new one. So that's why मैं संडेज को भी यूटिलाइज कर रहा था ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस वगैरह बनाने के लिए आर्बिट्रेशन में जो यूज़ होता है, एंड दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू माई यूट्यूब चैनल. एंड कॉन्टेंट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए कंटेंट को बनाने के लिए. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक कंटेंट. भाई छोटा सा यूट्यूब चैनल है तो कंटेंट भी खुद ही बनाता हूँ, रिकॉर्ड भी खुद करता हूँ एंड एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम टू कंटेंट मैनेजमेंट सीरीज. नाउ आई हैव गॉट अ लिटिल बिट फ्री इन माई ऑफिस. सो अब मैं संडेज को स्पेयर कर पा रहा हूँ एंड दैट्स वाई आई एम एबल टू मेक कंटेंट मैनेजमेंट का सीरीज. So if any other exigencies don't come in my office, I will continue this content management series. I will make 2 to 3 more videos in basic level of content management, जो कि प्रिपरेशन वाले लोगों के लिए भी यूजफुल होगा एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी यूजफुल होगा. एंड इसके आगे आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम एडवांस टॉपिक्स एज वेल. बट कंटेंट मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डीप एंड वेरी वेरी सीरियस. सो एडवांस टॉपिक्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी. Also, this is a topic which I am learning and I am learning a lot about it. So if there is enough encouragement from the audience, then only I will consider making the advanced level of content management. And that encouragement comes from the likes and subscriptions of you guys. So all of you guys who are watching my video, do consider watching my other videos in content management. There are 3 other videos. 1.5x पे देख लेना अगर आपके पास टाइम की कमी है तो. एंड आफ्टर दैट इफ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. एंड वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि दे ऑल्सो गेट टू रीच my channel and my content. This is the channel which talks about civil engineering, which talks about career enhancement, which talks about upskilling your careers. Civil engineering and likewise other core sectors are something which is struggling like anything in India, and I try my best to give the best of the contents that will be helpful for those who are into these sectors. So your likes and shares may help some people and at the same time motivate me to make more such kind of videos. बाकी चलते हैं आगे वीडियोस में. आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. तो आज की वीडियो में हम टोटल 10 टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे. दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच आउट माई अदर वीडियोज इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. देन वी विल डिस्कस अबाउट कोरिजेंडम, टेंडर वैलिडिटी, बिड कैपेसिटी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड परफॉर्मेंस गारंटी. इसमें जो फर्स्ट टू थर्ड वाले टर्मिनोलॉजीज हैं दे आर रिलेटेड टू प्री टेंडरिंग फेज, फोर्थ टू सिक्स्थ आर रिलेटेड टू ड्यूरिंग टेंडरिंग फेज एंड 7 to 10 आर रिलेटेड टू पोस्ट टेंडरिंग फेज. नंबर 1 आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन. अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन इज कम्युनिकेशन ऑफ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और द बॉडी रिक्विजिशनिंग द वर्क. देखो होता यह है कि एक क्लाइंट बॉडी होती है, वो एक गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है, वो एक प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिसने आपको एक रिक्विजिशन दिया कि मेरे को ये काम कराना है. सो दैट बॉडी आपको जब रिक्विजिशन देता है तो आप क्या करोगे, उस रिक्विजिशन के बेसिस पे आप ड्राइंग्स बनाओगे, आप एस्टिमेट बनाओगे एंड यू विल सेंड दोज ड्राइंग्स, एस्टिमेट्स, एवरीथिंग to the client department for approval. Once client gives a go ahead to your estimate, to your drawings and to the amount of estimate जो कि आप बोल रहे हो कि खर्चा लगेगा, वो खर्चा का जो वो एक्सेप्टेंस दे देता है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, उस एक्सेप्टेंस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एक्सपेंडिचर सैंक्शन बोलते हैं. अब जब आप गवर्नमेंट में काम करोगे ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन कई तरह से आ सकते हैं. अगर आप अपने डिपार्टमेंट का ही काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो खुद का ही काम करती हैं, जैसे कि रोड्स हो गए. तो रोड्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का बजट आता है, गवर्नमेंट के ही बजट में आप डिपार्टमेंट के अंदर अंदर सैंक्शन लेते हो एंड उस काम को करते हो. ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे PSUs हैं या CPWD है जो कि दूसरे क्लाइंट्स का काम करती है. जैसे कि मान लो कि CPWD IIT के लिए कुछ काम करना चाहती है एंड IIT ने बोला कि मुझे एक नया कैंपस चाहिए, तो उस नए कैंपस के लिए जो भी ड्राइंग्स होंगे, जो भी एस्टिमेट्स होंगे वो हम तैयार करेंगे एंड हम उस क्लाइंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे एंड वो क्लाइंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन देगा. अगर वो काम आपके विद इन डिपार्टमेंट हो रहा है
तो विद इन डिपार्टमेंट ही बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, फाइनेंशियल पावर्स दिए जाते हैं अलग अलग ऑफिसर्स को, एंड वो ऑफिसर्स अपने फाइनेंशियल पावर के हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन देंगे। जैसे कि मान लो कि एक हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, फिर चीफ इंजीनियर होता है। तो इन ऑफिसर्स को ना अलग अलग पावर दिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक लेवल की पावर दी जाती है, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एक लेवल की पावर दी जाती है। सपोज करो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर दी गई है 50 लाख तक की पावर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन देने की। इसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, उसको मान लो कि दे दिया गया है 5 करोड़ का पावर। एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, चीफ इंजीनियर को सपोज करो कि 30 करोड़ तक की पावर दी गई है। तो आप किसी भी तरह का एस्टिमेट अगर 50 लाख तक का है, तो चूंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पावर 50 लाख तक की है ANDS देने की, तो वहाँ तक के जो भी एस्टिमेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही ANDS देगा। उसके ऊपर जैसे मान लो कि 2 करोड़ या 3 करोड़ का एस्टिमेट बन गया एंड SC की पावर 5 करोड़ है, सपोज कर लेते हैं, तो 50 लाख टू 5 करोड़ का कोई भी एस्टिमेट होगा उसमें SC ही आपको अप्रूवल देगा। सिमिलरली 5 करोड़ टू 30 करोड़ तक का कोई भी अगर एस्टिमेट हुआ तो चीफ इंजीनियर देगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स या बोर्ड डिफाइन किए हुए रहते हैं जो कि आपको ANDS देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, ऑफिशियल डेफिनेशन जाने तो इट सेज कि इट्स अ सर्टिफिकेट दैट द डिटेल एस्टिमेट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर डिटेल डिजाइन। आप अगर कोई सा भी काम करना चाहते हो, सपोज करो कि आप एक ब्रिज बनाना चाहते हो, तो उस ब्रिज को बनाने के लिए जो डिजाइन फोर्सेस हैं, वेदर दे हैव बीन कंसीडर्ड और नॉट, वे उस ब्रिज को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होने चाहिए, वेदर दे हैव बीन टेकन इन प्रॉपर अमाउंट और नॉट, ये सारा का सारा चीज़ आपका टेक्निकल सैंक्शन में दिखना चाहिए। तो टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, इट्स बेसिकली ए BOQ काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपके अलग अलग आइटम्स दिए हुए रहते हैं और उन आइटम्स की क्वांटिटी कितनी रहेगी, रेट कितनी है एंड अमाउंट कितना है, वो पूरा पूरा दिखता है उसमें। देन स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया हुआ रहता है कि अगर आप ब्रिज बनाना चाहते हो तो ब्रिज का राइट ऑफ वे कितना रहेगा, ब्रिज का अप्रोच कितना रहेगा, उसके हेड्स कैसे होंगे, टेल्स कैसे होंगे, एंड बंच ऑफ अदर स्टफ्स जो कि टेक्निकली आपको रिक्वायर्ड होता है ब्रिज को बनाने के लिए। तो मोटा मोटा आप समझ लो कि टेक्निकली जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एक काम को करने के लिए, वेदर ऑल दोज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन योर एस्टिमेट और नॉट, वो वेटिंग होता है आपका टेक्निकल सैंक्शन में। गवर्नमेंट वर्क्स में किसी भी वर्क को NIT में डालने से पहले उसकी टेक्निकल सैंक्शन होनी नेसेसरी है। टेक्निकल सैंक्शन के बिना आप NIT कॉल कर ही नहीं सकते हो। मान लो कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप टेक्निकल सैंक्शन के लिए ले जाते हो, तो टेक्निकल सैंक्शन में क्या कुछ होना चाहिए, टेक्निकल सैंक्शन में उस बिल्डिंग के बारे में होना चाहिए कि वो RCC का बनेगा, उसमें फाउंडेशन किस तरह की होगी, उसमें किस तरह के टाइल्स लगेंगे, किस तरह की ब्रिक्स लगेगी, किस तरह का प्लास्टर होगा, किस तरह का बाहर का क्लैडिंग होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। उसकी डिज़ाइन लाइफ कितने के लिए है। जब हम डिज़ाइन लाइफ की बात कर ही रहे हैं तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के बारे में भी जान लो। देखो अगर मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स है ना तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट इज टेकन एज 100 ईयर्स। RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है तो इसको 75 ईयर्स लेते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो उसको 55 ईयर्स लेते हैं, एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर अगर है तो उसको 30 ईयर्स लेते हैं। अब RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में आई होप आप सबको मालूम होगा। RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में बीम कॉलम पहले बनाया जाता है एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ फ्रेम वर्क, एंड उसके बाद हम उसमें पार्टीशन वॉल्स डालते हैं। सो वॉल्स विल नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोड, वेयर एज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड है वो वॉल्स ही लेते हैं। यहाँ पे कॉलम्स शायद हो भी जाएं, बीम्स नहीं होते, तो पूरा का पूरा जो स्लैब का लोड है या ऊपर का लोड है वो वॉल के थ्रू ही बाउंड फाउंडेशन को ट्रांसफर होते हैं। सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, टेक्निकल सैंक्शन के बाद अब हम जानते हैं NIT के बारे में। तो NIT के बारे में देखो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, आई वोंट वेस्ट मच टाइम इन NIT। तो मोटा मोटा आप जान लो कि NIT स्टैंड्स फॉर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एंड मोटा मोटा आप जान लो कि इट्स अ प्रपोजल दैट इज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इज ओपन फॉर ऑल द बिडर्स। नाउ व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज प्रपोजी, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं। इफ यू वांट यू कैन चेक आउट माय फर्स्ट वीडियो ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम क्या होता है, देखो अगर आप NIT कॉल कर दिए तो NIT कॉल करने का प्रोसीजर मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बताता हूँ। NIT जब भी कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सेट ड्यूरेशन के लिए NIT ओपन रहेगा, जिस टाइम पे प्रपोजल्स आते रहेंगे, बिडर्स अपना बिड सबमिट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर बड़ा NIT होता है तो इस टाइम पे बीच में एक प्री बिड मीटिंग रखा जाता है। जनरली 7 डेज के बाद एक प्री बिड मीटिंग होती है, एंड इस मीटिंग में जितने भी इंटरेस्टेड बिडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो अपने सारे के सारे क्वेरीज को सबमिट करते हैं। NIT कॉलिंग अथॉरिटी को इन सारे क्वेरीज का रिप्लाई देना पड़ता है, या तो ऑन द स्पॉट दे दे वो, या नहीं तो आफ्टर मीटिंग ऑल्सो ही कैन
गिव इट। ये क्वेरीज के क्लैरिफिकेशंस या रिप्लाई देने के लिए जो एनआईटी अप्रूविंग अथॉरिटी है जिस डॉक्यूमेंट का यूज़ करेगी, दैट इज कॉल्ड कोरिजेंडम। ये आजकल सारे के सारे एनआईटीज ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तो हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कोरिजेंडम को। इसके अलावा कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एनआईटी के अंदर अंदर देना है तो भी हम कोरिजेंडम के यूज़ से ही हम दे सकते हैं। तो कोरिजेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिसके हेल्प से हम किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन या एडिशंस एनआईटी में कर सकते हैं ड्यूरिंग एनआईटी कॉलिंग स्टेज। याद रखना कि कोरिजेंडम जो है हमेशा टेंडर फेज में ही कर सकते हैं। एक बार लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड हो गया, इसके बाद वी कैन नॉट अपलोड एनी फर्दर कोरिजेंडम्स। अगेन, अगर कोई कोरिजेंडम आप देते हो तो आप क्या कर रहे हो, एसेंशियली आप एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। तो कोरिजेंडम देने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज 3:30 बजे का टाइम है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, और आपने 3 बजे एक कोरिजेंडम अपलोड कर दिया और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर कर रहे हो, एंड आधे घंटे के लिए आपने उस चीज़ को ओपन रखा। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे ऐसे बिडर्स हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं पहुंचे। टू एंश्योर कि कोरिजेंडम जो भी आप अपलोड कर रहे हो ये सारे के सारे बिडर्स को मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं, इसके लिए एक रूल लाया गया है कि कोरिजेंडम डालने के बाद एक मिनिमम सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जहाँ तक आपको बिड को ओपन रखना ही है। अगर आपको दिख रहा है कि लास्ट डे ऑफ बिड है एंड उस दिन आप कोई कोरिजेंडम दे रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड है उसको आप एक्सटेंड करो फर्दर 3 डेज के लिए। सीपीडब्ल्यूडी में 3 डेज होता है। किसी भी तरह का कोरिजेंडम अगर आप दे रहे हो तो उसके बाद मिनिमम 3 दिन आपको देना ही देना है, उसके बाद ही आप बिड को ओपन कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर जनरल कोरिजेंडम्स। अगर आपका प्री बिड मीटिंग हुआ है एंड प्री बिड मीटिंग का जो क्लैरिफिकेशंस है वो आप सबमिट कर रहे हो थ्रू कोरिजेंडम, तो जिस दिन आप क्लैरिफिकेशन सबमिट कर रहे हो वहां से आपको 14 डेज देना पड़ता है फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द बिड। अब बात करते हैं टेंडर वैलिडिटी की। तो टेंडर वैलिडिटी क्या होता है, देखो किसी भी टेंडर को आप ओपन कर दिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स खत्म हो गया, नाउ यू ओपन द टेंडर। वंस यू हैव ओपन द टेंडर इट विल रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टिल द टेंडर वैलिडिटी पीरियड। टेंडर वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को टेंडर को एक्सेप्ट करना है एंड जो लोएस्ट बिडर है उसको अवार्ड देना है। दिस इज व्हाट टेंडर वैलिडिटी इज। नाउ टेंडर वैलिडिटी अगर छोटे टेंडर्स हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो एनआईटी टाइप्स ऑफ एनआईटी की वीडियो थी उसमें हमने बता रखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज होते हैं। एक सिंगल मोड ऑफ एनआईटी होता है, देन 2 बिड सिस्टम होता है, 3 बिड सिस्टम होता है। तो सिंगल बिड सिस्टम जहाँ पे डायरेक्टली फाइनेंशियल बिड खोले जाएंगे वहाँ पे जो टेंडर वैलिडिटी है वो 30 दिन के लिए होती है सीपीडब्ल्यूडी में। एंड 2 बिड या 3 बिड सिस्टम में अगर आपने किसी टेंडर को कॉल किया है तो वहाँ पे टेंडर वैलिडिटी 75 डेज के लिए होती है। जेन्युइन भी है, बिकॉज अगर सिंगल बिड सिस्टम है तो ऑब्वियसली वो छोटे टेंडर्स हैं, आज छोटे टेंडर्स में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, ओनली 30 डेज का टाइम होता है, एंड दिस इज गुड इनफ टाइम टू स्क्रूटिनाइज ऑल द टेंडर डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड द वर्क। अगर बड़े टेंडर्स हैं जहाँ पे 2 बिड या 3 बिड सिस्टम चलेंगे तो वहाँ पे फिर आपको टेंडर वैलिडिटी जो है 75 डेज देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। 100 करोड़ के काम में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं आप सोचो। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करना है एंड उसके बाद आपको लोएस्ट बिडर फाइनल करके उसका अवार्ड देना है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है टेंडर वैलिडिटी के टाइम के अंदर अंदर ही होना है। अगर मान लो कि टेंडर वैलिडिटी खत्म हो रही है एंड अभी तक आपका टेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ये जो टेंडर कॉलिंग अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेंडर है उसको उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। उसकी वैलिडिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जितने भी बिडर्स पार्टिसिपेट किए हैं या एलिजिबल बिडर्स हैं उन सभी से टेंडर वैलिडिटी हमें लेनी पड़ती है एक्सटेंड करने के लिए, ताकि उस टाइम पे भी टेंडर एक्सेप्ट किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो टेंडर है उसको टेंडर वैलिडिटी पीरियड के टाइम पे ही एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि एक बार टेंडर वैलिडिटी खत्म हो गई फिर आप टेंडर एक्सेप्ट करने के पावर में रहते नहीं हो। सपोज करो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिड कोट कर दिया, 40% पढ़ा नहीं उसने, 40% बिलो कोट कर दिया, एंड बाकी के जो टेंडर्स हैं जो सेकंड लोवेस्ट है वो 10% बिलो है, थर्ड लोवेस्ट 5% बिलो है। तो जो लोवेस्ट बिडर है उसको समझ में आ गया कि भाई मैंने तो गलती कर दी, 40% बिलो में मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो 10% 5% पे कर रहे हैं, मैंने तो टेंडर पढ़ा नहीं, मैंने 40% पे डाल दिया। अब क्या होगा, टेंडर वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो जो आपका L1 बिडर है वो बाध्य नहीं है आपके टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहेगा कि मेरी टेंडर वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गई है, अब भैया आप समझ लो मैं तो चला अपने घर, मैं इतने लो रेट में काम नहीं करूंगा, एंड आप कुछ भी एक्शन चाह के नहीं ले सकते हो। नाउ सेकेंड टाइम पे आपने रिकॉल किया टेंडर को एंड इस टाइम पे
चूंकि अब लोगों को समझ में आ गया है, इस टाइम पे रेट आएगा आपका 10%, 12% बिलो। सो दिस इज अ लॉस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 30% का आपने लॉस करा दिया, एंड इस लॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गई टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के ऊपर। सो a disciplinary action can be taken against the tender accepting authority in this regard. So that's why it is very very important for the competent authority कि आप टेंडर जो एक्सेप्ट करेंगे, that should be accepted in the tender validity period itself. टेंडर वैलिडिटी के बाद हम बात करते हैं बिड कैपेसिटी के बारे में। बिड कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमें बताता है कि कोई भी बिडर जो बिड में पार्टिसिपेट कर रहा है, वेदर उसको बिड में पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी है भी कि नहीं है। सपोज करो एक बहुत ही रिच कॉन्ट्रैक्टर है, ही इज हैविंग एन एसेट ऑफ 100 करोड़, तो एंड ही हैज कोटेड इन अ टेंडर ऑफ 50 करोड़। तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि भाई 100 करोड़ का टर्नओवर है कॉन्ट्रैक्टर के पास एंड 50 करोड़ का टेंडर है, तो ही कैन इजीली कंप्लीट द वर्क। बट दैट मे नॉट बी द केस। हो सकता है कि ही इज हैविंग 100 करोड़ टर्नओवर, बट ही इज हैविंग अ कमिटमेंट ऑफ 200 करोड़। उसने इतने सारे टेंडर्स पार्टिसिपेट कर रखे हैं कि उसके ऑलरेडी 80 करोड़ के वर्क चल रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, उसकी जो बिडिंग कैपेसिटी है दैट इज नॉट इनफ फॉर आवर बिड, विच इज 50 करोड़। तो इसलिए बिड कैपेसिटी कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बंदा बिड कैपेसिटी में फेल हो जाता है तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस इटसेल्फ एंड हिज फाइनेंशियल बिड्स विल नॉट बी ओपन एट ऑल। सो बिड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। बिड कैपेसिटी कैलकुलेट किया जाता है एज A इंटू एन इंटू 1.5 माइनस बी, वेयर ए क्या है? ए है मैक्सिमम टर्नओवर इन हिज वर्क्स एग्जीक्यूटेड इन एनी 1 ईयर ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। नाउ दिस ए वैल्यू इज व्हाट? दिस इज हिज मैक्सिमम टर्नओवर, जो कि उसने पिछले 7 साल में कभी एक साल में अचीव किया हो। सपोज करो 2024 है, सो 2023 से लेकर 2017 तक का जो 7 साल का टर्नओवर है, उसका जो मैक्सिमम टर्नओवर है उसको हम लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए वैल्यू। अगेन यहाँ पे एक और कैच है, इन्फ्लेशन कैच। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक और फैक्टर लिया जाता है कि ये जो ए वैल्यू है, दिस इज ब्रॉट टू करंट कॉस्टिंग लेवल बाय टेकिंग अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम एनहांसमेंट। ना सपोज करो 2017 में उसकी टर्नओवर 80 करोड़ थी, 2018 में उसकी टर्नओवर 80 करोड़ थी, 2019 में इट बिकेम 100 करोड़, 2020 आया, कोविड आया, सो इट बिकेम 40 करोड़, 2021 it was 100 crores, 2022 it was 120 crores, 2023 200 crores। अब इस सारे के सारे टर्नओवर्स को हम करंट कॉस्टिंग लेवल यानी 2024 के कॉस्टिंग लेवल पे लाएंगे बाय इनहांसिंग इट एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7%। जो 2017 वाला जो वैल्यू है उसको 2024 में जब हम लाएंगे तो हो सकता है कि 2018 के वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। सो इस तरह से हम ए वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एन क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ ईयर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क जिसके लिए बिड इनवाइट करिए हो आप। यानी कि जब भी आप बिड इनवाइट करते हो ना, तो वहाँ पे आप लिखते हो कि इस काम को आपको 1.5 साल में कंप्लीट करना है या 2 साल में कंप्लीट करना है। वट एवर इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, उसको हम एन वैल्यू बोलेंगे। एंड बी क्या होता है? बी इज एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स ऑफ ऑन गोइंग वर्क्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क फॉर विच बिड्स हैव बीन इनवाइटेड। यानी कि आज अगर आपने बिड इनवाइट किया तो आज उसके पास कितने ऑन गोइंग वर्क्स हैं, इसमें कितनी वैल्यू ऑफ वर्क उसकी बची हुई है। हो सकता है उसने 5 वर्क ले रखे होंगे 100 करोड़ के, एक काम में उसने 70 करोड़ के काम कर दिए, दूसरे में उसने 50 करोड़ के काम कर दिए, तीसरे में उसने 20 करोड़ का काम कर दिया। तो जितना बैलेंस वर्क है वो सारा का सारा, जितने भी एग्जिस्टिंग वर्क्स के बैलेंस वर्क्स हैं, सारे के सारे को क्यूमुलेटिव करेंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। एंड बिडिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए ए इंटू एन इंटू 1.5 माइनस बी करते हैं। तो यहाँ से आपका बिडिंग कैपेसिटी निकल के आता है। मोटा मोटा आपको फिर से समझा देते हैं कि ये आपको बताता है कि वो बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है। क्योंकि टर्नओवर होना एक बात है एंड टर्नओवर के साथ साथ उसके साथ कमिटमेंट्स होना, उसके बर्डन्स होना एक बात है। जितनी फ्री कैश फ्लो होगी उसके पास, उतने की ही बिडिंग कैपेसिटी उसकी रहेगी। नाउ बिडिंग कैपेसिटी के बाद हम बात करते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की। भाई बिडिंग कैपेसिटी कैलकुलेट हो गई, टेंडर एक्सेप्ट हो गया, एंड टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास लोवेस्ट बिडर आ गया है। वंस लोवेस्ट बिडर आ गया है तो फिर हम लोवेस्ट बिडर को बताते हैं कि यस वी हैव स्क्रूटिनाइज्ड योर डॉक्यूमेंट्स, यू हैव बीन फाउंड L1 एंड नाउ हम आपके साथ अग्रीमेंट इंटर करने के लिए इच्छुक हैं और आप अग्रीमेंट में इंटर होने के लिए जो प्रोसेस हैं उसको फॉलो करो। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि उसको परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करनी पड़ती है एंड परफॉर्मेंस गारंटी कितनी वैल्यू होती है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसमें एक ड्यूरेशन लिखा रहता है कि इतने दिन के अंदर अंदर आप परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करो एंड अग्रीमेंट में फॉर्मली आके साइन करो। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट लेटर जो जाता है दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क।
जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट कर देता है एंड अग्रीमेंट में साइन करने के लिए आ जाता है, उस दिन हम उसको एक और लेटर देते हैं जिसको कहते हैं लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क। एक बार लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क इशू हो गया, वहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क में क्लियरली लिखा रहता है कि डेट ऑफ स्टार्ट आपका क्या रहेगा, एंड उस दिन से you both are bound by agreement and those agreements are bound by a set of laws which is called general conditions of contract, जो कि उस agreement का part होता है। अब आप ambiguously किसी भी तरह का रूल किसी के ऊपर applicable नहीं हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी रूल नहीं लगा सकते हो। जो भी काम होगा that will be executed as per terms and conditions of general conditions of contract, जो कि उस agreement में लगा हुआ है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में। तो देखो परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, टू एंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना परफॉर्मेंस थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अच्छा रखे, इसके लिए हम परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करते हैं। कब लेते हैं? हम जब फर्स्ट लेटर देते हैं यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं, उसी टाइम पे हम बोलते हैं कि आप परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करो। ये वैल्यू होती है 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब परफॉर्मेंस गारंटी कब देनी होती है? विद इन 7 days ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब परफॉर्मेंस गारंटी कैसे देना होता है? परफॉर्मेंस गारंटी है तो पैसा, लेकिन कैश में थोड़ी ना दोगे। तो परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के थ्रू दे सकते हैं, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट दे सकते हैं, या फिर बैंक गारंटी दे सकते हैं किसी भी बैंक का। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस गारंटी देते हो। अब एफडीआर दो, चाहे बैंक गारंटी दो, चाहे इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड दो, इसकी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होती है। तो ये कितने दिन के लिए वैलिड होगा? कितने दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वहां से 60 days बियॉन्ड दैट परफॉर्मेंस गारंटी जो है आपकी वैलिड रहेगी। अब अगर मान लो कि काम डिले होता है, 31 जनवरी 2025 में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो काम को, आप काम को कंप्लीट करते हो अप्रैल 2025 में, तो जैसे ही आपका 31 जनवरी 2025 निकल जाएगा, आपको परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो रिन्यू करानी पड़ती है। एंड रिन्यूअल जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन जो भी होगा आपका, टारगेट डेट या एक्सपेक्टेड डेट जो भी कहो, उससे 60 days बियॉन्ड दैट वहां तक आपको देनी पड़ेगी। अब कई सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि इरेक्शन ऑफ लिफ्ट। अगर आपको लिफ्ट इरेक्ट करना है तो लिफ्ट इरेक्ट होने के बाद एक सप्लीमेंट अग्रीमेंट ड्रॉ होता है फॉर कंप्रिहेंसिव मेंटेनेंस ऑफ दैट लिफ्ट फॉर अ सेट ड्यूरेशन। वो एनआईटी में पहले से लिखी रहती है कि आपको 3 साल बियॉन्ड कंप्लीशन, 3 साल तक आपको कंप्रिहेंसिव मेंटेनेंस भी करना है, एंड उसके लिए सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट ड्रॉ किया जाएगा, एंड उसकी वैल्यू ऑफ वर्क कितनी होगी वो भी लिखी रहती है। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, मेन वर्क कंप्लीट हो गया, आपकी जो परफॉर्मेंस गारंटी है मेन वर्क की, वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। एंड सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट जितने वैल्यू का ड्रॉ किया जाता है, उतने वैल्यू का 5% का अगेन आपको परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है। सो दिस इज हाउ परफॉर्मेंस गारंटी वर्क्स। परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली एक गारंटी है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टाइमली काम करे। अगर वो टाइमली काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट हैज़ द लिबर्टी टू फॉरफिट हिज परफॉर्मेंस गारंटी। जब हम जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो पूरी की पूरी फॉरफिट कर दी जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी के बाद अब हम समझते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अनदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिकवरी है जो कि कॉन्ट्रैक्टर से की जाती है टू एंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्टर इज कीपिंग ऑल द थिंग्स इन चेक एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क इज अप टू डेट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो 2.5% ऑफ द वर्क डन वैल्यू होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्टर बिल रेज करता है तो उसके बिल में 2.5% ऑफ हिज बिल अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रिकवरी कर ली जाती है। ये रिकवरी चलती रहती है जब तक आपका टेंडर अमाउंट जो है वहां तक आप पहुंचते हो। सपोज करो कि आपने 100 रुपये का एस्टिमेटेड कॉस्ट पे 20% बिलो आउट किया एंड 80 रुपये का काम आप कर रहे हो। पहला बिल आपने रेज किया 20 रुपये का, तो उसका 2.5% आपका रिकवरी करके रख लिया जाता है। ये रिकवरी नहीं होता है, इट्स अ काइंड ऑफ विथहोल्डिंग ओनली, एंड ये बाद में आपको रिलीज किया जाता है। सेकंड बिल आपने रेज किया 40 रुपये का, तो 40 रुपये के 2.5% आपकी विथहोल्ड कर ली जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो टोटल काम कितना होगा? 60 रुपीज। नाउ अगेन बिकॉज ऑफ सम एक्जिजेंसीज कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया कराए गए आपसे, एंड 80 रुपये का जो टेंडर वैल्यू है उसके बदले आपका जो फाइनल बिल हुआ वो 100 रुपया हो गया या फिर 90 रुपया हो गया। तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लास्ट बिल में, अभी तक 60 रुपीज़ का बिल हो गया, लास्ट बिल 30 रुपीज़ का हुआ आपका। इस लास्ट बिल में आपका 30 रुपीज़ के ऊपर, यानी कि टोटल बिल अमाउंट पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवरी नहीं होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवरी विल बी लिमिटेड टू योर टेंडर वैल्यू, यानी कि 80 रुपये तक की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवरी है
उतनी की ही रिकवरी आपकी सीमित हो जाएगी, उसके बियॉन्ड में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिकवरी नहीं की जाती है। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके बिल से रिकवर किया जाता है उसको आप रिलीज करा सकते हो। रिलीज कराने का क्राइटेरिया है कि या तो टोटल एक्यूमुलेटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गया हो, या नहीं तो आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया हो। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, जिसके बारे में हम फर्दर अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उस ड्यूरेशन के बाद आप एसडी को यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप रिलीज करवा सकते हो। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन टुडेज टर्मिनोलॉजीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन अनदर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट माई कंटेंट। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए गुड बाय।